नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं फिजिक्स के एमसीक्यू, जिसमें हमने अब तक 4 पार्ट कर लिए हैं। आज आपके सामने मैं 5th नंबर पार्ट लेके आया हूं, जिसमें मैं 20 क्वेश्चन अच्छे आपके लिए लेके आया हूं। देखते हैं एग्जाम में, कंपटीशन में कैसे फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करें दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। कैंडेला। कैंडेला किसका मात्रक है ना? ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, अ व ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, क्या मैंने आपको बोला है? कैंडेला। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, अ व ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ज्योति तीव्रता, जिसे अपने बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति फ्लक्स, जिसे हम बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स, है ना? तो देखो, ज्योति तीव्रता जो होती है ना, उसका मात्रक होता है दोस्तों कैंडेला। उसका मात्रक क्या होता है? कैंडेला। जबकि ज्योति फ्लक्स जो होता है, उसका मात्रक होता है ल्यूमेन। उसकी यूनिट क्या होती है? ल्यूमेन होती है दोस्तों, ल्यूमेन होती है, ल्यूमेन। ये चीज ध्यान रखना, है ना? तो कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है। जबकि ज्योति फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। चलो चले आगे। चलो, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। सदिश राशि जिसे अपने कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। है ना? सदिश राशि कौन सी राशि होती है? जिसमें अपने को परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी पता हो, ऐसी राशि को हम सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जिसमें सिर्फ अपने को परिमाण का पता हो लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं हो, उसे हम अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो चाल, इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है, स्पीड कहलाती है। यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, वह उसकी चाल है। और चाल में अपने को दिशा का पता नहीं होता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, ये अदिश राशि है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ऊर्जा, है ना? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है दोस्तों? ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा भी एक स्केलर क्वांटिटी है। एक कैसी राशि है? तो उसका आंसर देना होता है एक अदिश राशि है। ठीक है। तापमान, जिसे अपने बोलते हैं टेम्परेचर। तापमान, टेम्परेचर, है ना? तापमान, कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है, ये अपने को किससे पता चलता है? तापमान। तापमान किसी भी वस्तु की वह अवस्था है जो हमें यह बताती है कि वो वस्तु ठंडी है या गर्म है। तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। लेकिन जो बल होता है दोस्तों, फोर्स होता है, वो एक सदिश राशि होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि है ना? एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना? तो बल एक सदिश राशि है ना? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर होता है ma, जिसे अपने बोलते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। जब हम किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके त्वरण का गुणनफल ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल का मात्रक होता है kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे अपने न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। तो अ क्या है? सदिश राशि है। दाब का मात्रक। दाब की दोस्तों परिभाषा क्या होती है? जैसे ये आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड का मैंने एरिया ले लिया। ये एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, इकाई क्षेत्रफल है, यूनिट एरिया है। इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर, इस यूनिट एरिया पर लंबवत कितना बल लग रहा है? लंबवत कितना बल लग रहा है, वही उसका क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। यानी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल ही क्या है? दाब है ना? यूनिट एरिया पे लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स ही क्या है? प्रेशर है। और प्रेशर का जो मात्रक होता है, प्रेशर, है ना? प्रेशर जिसे अपने बोलते हैं दाब, है ना? दाब का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
दाब का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भाई इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब ही बल ही क्या है, दाब है। फॉर्मूला ये बनता है ना। एरिया अगर 1 हो जाए तो यूनिट एरिया पे इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या है, दाब है, जिसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसे अपने पास्कल के नाम से भी जानते हैं। तो न्यूटन पर मीटर नहीं है, डाइन नहीं है, डाइन किसका मात्रक होता है, बल का होता है ना। बार पर मीटर स्क्वायर नहीं है, कौन सा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। चलो, एक हॉर्स पावर है, एचपी का मतलब हो गया हॉर्स पावर, एचपी का मतलब हो गया हॉर्स पावर, जिसे अपने कहते हैं अश्व शक्ति, जिसे अपने क्या बोलते हैं, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। तो एक अश्व शक्ति जो होती है ना, वो 746 वाट के बराबर होती है दोस्तों, है ना। घरों में अगर एक हॉर्स पावर की मोटर है, इसका मतलब उसकी शक्ति कितनी है, 746 वाट है। तो यहाँ पर 748 वाट गलत, 760 वाट गलत, 746 वाट बिल्कुल सही, 68 गलत। तो सबसे सही आंसर कौन सा हो गया, सी 746 वाट, है ना। एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। 5th नंबर क्वेश्चन, 1 किलोग्राम वस्तु का वेग 37 मीटर पर सेकंड है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखो दोस्तों, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हाल्फ mv²। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है वह उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है वह उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। m होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दे रखा है अपने को, 1 किलोग्राम दे रखा है। और v होता है वेलोसिटी, वेग, वेग अपने को कितना दे रखा है, 37 का स्क्वायर दे रखा है ना। 1/2 इंटू 1 इंटू 37 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 1369 होता है ना। 37 इंटू 37 1369 होता है। अच्छा, 1369 को 2 से भाग दो तो ये कितना आएगा, ये आएगा 684.5, ये कितना आएगा 684.5। तो इसका सबसे सही आंसर है 684.5। ठीक है, 1 किलोग्राम वस्तु का वेग 37 मीटर पर सेकंड है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, 684.5 हो गई। चलो, समझ में आई बात। हाल्फ mv² से लगा के आपको ये क्वेश्चन करना था। बेरोमीटर की खोज की न्यूटन ने नहीं, पास्कल ने नहीं, इनमें से कोई नहीं, टॉरिसेली ने। बेरोमीटर की खोज का श्रेय किसको जाता है दोस्तों, टॉरिसेली को जाता है ना। बेरोमीटर क्या होता है, बेरोमीटर एक युक्ति है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में करते हैं। वायुमंडलीय दाब, जिसे अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। बेरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। समझ में आई बात, है ना। अगर बेरोमीटर की रीडिंग अचानक से गिर जाती है तो आंधी या तूफान आने की संभावना होती है ना। आंधी या तूफान आने की संभावना होती है अगर बेरोमीटर की रीडिंग अचानक से नीचे गिर जाती है। बेरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे नीचे गिरती है तो बारिश होने की संभावना होती है ना, बारिश होने की संभावना होती है। बेरोमीटर की रीडिंग अचानक से नीचे गिर जाए, है ना, तो आंधी या तूफान आने की संभावना होती है। बेरोमीटर की रीडिंग जो है, पाठ्यांक है, वो धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश होने की संभावना है। और बेरोमीटर की जो रीडिंग है, पाठ्यांक है, वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है, मौसम साफ रहने की संभावना होती है। बेरोमीटर, है ना, जिसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में करते हैं, और इसके अंदर जो भरा हुआ होता है वो होता है पारा, जिसे अपने बोलते हैं मरकरी, जिसे अपने क्या बोलते हैं, मरकरी, है ना, मरकरी, पारा, Hg जिसका सिंबल होता है। समझ में आई बात। तो बेरोमीटर की खोज का श्रेय किसको जाता है, टॉरिसेली को जाता है। टॉरिसेली ने बेरोमीटर बनाया था। एक डिवाइस है, उसके अंदर पारा भरा हुआ है, अगर वो अचानक से नीचे गिर जाए तो आंधी या तूफान
धीरे धीरे नीचे गिरे तो बारिश होगी, धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो मौसम साफ रहेगा। समझ में आई बात? चलो आगे चलते हैं। सीजीएस पद्धति है। देखो दोस्तों, मात्रक की 3 पद्धतियां थी, है ना। एक थी सीजीएस, एक थी एफपीएस, है ना, और एक थी एमकेएस, है ना। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, है ना। इस पद्धति को हम फ्रेंच पद्धति के नाम से भी जानते हैं, है ना। एफपीएस पद्धति का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड, इसे हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एमकेएस पद्धति मीटर किलोग्राम सेकंड, इसे हम मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। किस पद्धति के नाम से जानते हैं? मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो सीजीएस जो पद्धति है वो कैसी पद्धति है ना। सीजीएस तो हो गई फ्रेंच पद्धति और ब्रिटिश पद्धति हो गई एफबीएस, है ना, एफपीएस, और मीट्रिक पद्धति हो गई एमकेएस। तो यहाँ पर जो सबसे सही आंसर है वो फ्रेंच पद्धति है। वो कौन सी है? ब आंसर हो गया, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, फ्रेंच पद्धति ब आपके सबसे सही आंसर माना जाता है। चलो, सामान्य बातचीत की प्रबलता है, प्रबलता जिसे अपने कहते हैं लाउडनेस, है ना। सामान्य बातचीत की प्रबलता है, लाउडनेस है, वो क्या है? 60 से 70 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल, 40 से 90 डेसिबल या 10 डेसिबल से कम। अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो, है ना, ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो सामान्य बातचीत में कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल होती है दोस्तों। तो आंसर क्या है? ब आंसर है। तो सामान्य बातचीत की प्रबलता कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल होती है, 30 से 40 डेसिबल होती है ना। तो सामान्य बातचीत की प्रबलता कितनी है? 30 से 40 डेसिबल। चलो, अति पराध्वनिक के लिए मेक संख्या है। देखो, एक वर्ड आता है जिसे अपने बोलते हैं मैक नंबर, है ना। ये क्या होता है? ये एक रेशियो होता है। किसका रेशियो? स्पीड ऑफ साउंड सोर्स, है ना, ध्वनि स्रोत की चाल, ध्वनि स्रोत की चाल बटा स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड जिसे अपने बोलते हैं ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, ध्वनि स्रोत की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? मेक संख्या कहलाता है। अगर ये अनुपात 1 से ज्यादा आ जाए ना, तो ऐसे ध्वनि स्रोत को हम क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक बोलते हैं, जिसे अपने पराध्वनिक कहते हैं, पराध्वनिक कहते हैं, है ना। अगर ये ध्वनि स्रोत की चाल 5 से ज्यादा आ जाए तो इसे अपने बोलते हैं हाइपरसोनिक, जिसे अपने अति पराध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अति पराध्वनिक कहते हैं, अति पराध्वनिक। समझ में आ गई बात? और 1 से कम हो तो उस समय उस चाल को अपने सब सोनिक कहते हैं, अध्वनिक कहते हैं, है ना। तो अति पराध्वनिक के लिए मेक संख्या कितनी होती है? 5 से ज्यादा होती है। कितनी होती है? 5 से ज्यादा होती है। समझ में आई बात? मेक संख्या एक अनुपात है ध्वनि स्रोत की चाल और ध्वनि की चाल का। अगर ये अनुपात, है ना, ये अनुपात, है ना, ध्वनि की चाल का, किसी भी माध्यम में, मीडियम में ध्वनि की चाल का अनुपात है, अगर ये अनुपात 5 से ज्यादा आ जाए, है ना, तो ऐसा जो ध्वनि स्रोत होता है वो अपने पीछे खतरनाक तरंगे उत्पन्न करता है, जिन्हें हम प्रघाती तरंगे बोलते हैं, है ना, प्रघाती तरंगे बोलते हैं, है ना, जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा आती है और इसमें आने वाली रास्ते में वस्तुओं को ये हानि पहुंचाता है ना। और ऐसे जो साउंड सोर्स होता है इसको हाइपरसोनिक, अति पराध्वनिक के नाम से भी जाना जाता है। चलो, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जिस बिंदु पर बनता है उसे कहते हैं। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आपके सामने कोई सा भी लेंस हो, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, चाहे आपके सामने कोई सा भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, अगर कोई अनंत पर रखी वस्तु से प्रकाश उन पर गिरता है तो जो प्रतिबिंब जिस बिंदु पर बनता है ना, वो बिंदु हमेशा फोकस कहलाता है। यानी फोकस वह बिंदु है जिस पर जो प्रतिबिंब है वो हमेशा अनंत पर रखी वस्तु का बनेगा।
समझ में आई बात है ना। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जिस बिंदु पर बनता है उस बिंदु को अपने क्या बोल देते हैं, फोकस। ना कि ध्रुव कहते हैं, ना वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना, फोकस कहेंगे। ठीक है, चलो। M1 L1 T-1 विमा है। विमा को इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन। M1 L1 T-1 किसकी विमा है, किसकी डायमेंशन है? एक तो क्वेश्चन ये बनता है। बल, दाब, वेग, संवेग। देखो बल है, बल का मात्रक होता है kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसकी है ना विमा निकालो। kg की जगह तो मैंने लिख दिया m, मीटर की जगह लिख दिया l, समय की जगह लिख दिया t, ऊपर लिख दिया 2। तो विमा क्या निकल के आई बताओ? विमा निकल के आई M1 L1 T-2। ये क्या निकल के आ गई? विमा निकल के आ गई, है ना। ठीक है, दाब की अगर अपने विमा देखें तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। तो बल की तो देखो आपने विमा निकाल ली है, वो कितनी हाई है? M1 L1 T-2। और मीटर जो होता है उसका होता है L2। तो देखो विमा क्या आई? M1 L-1 T-2। तो ये भी नहीं दे रखी है। वेग, वेग का जो मात्रक होता है वो होता है kg इंटू मीटर पर सेकेंड। सॉरी, वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। वेग का मात्रक है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब विमा निकालो। विमा देखो द्रव्यमान तो दे नहीं रखा है, तो M0 L1 T-1। संवेग का जो मात्रक होता है, संवेग होता है P बराबर mv। तो मात्रक हो जाएगा kg इंटू मीटर पर सेकेंड। तो देखो इसकी विमा निकालो m, l और t। तो अगर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी? M1 L1 T-1। तो देखो संवेग की विमा क्या हो गई? ये हो गई द। ठीक है, तो M1 L1 T-1 किसकी विमा है? संवेग की है, जिसे अपने मोमेंटम बोलते हैं। वेग, वेग को वेलोसिटी बोला जाता है, दाब को प्रेशर बोला जाता है, बल को फोर्स बोला जाता है। तो संवेग मोमेंटम की जो डायमेंशन है वो क्या है? M1 L1 T-1। समझ में आई कहानी? चलो, दाब की विमा है। देखो दाब की विमा अभी अपने ने निकाली थी, बताओ क्या आई है? M1 L-1 T-2। तो M1 L-1 T-2 निकालिए ना अभी जस्ट अपने ने, है ना। देखो दाब होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, और बल की विमा क्या निकली थी? देखो बल की विमा क्या निकली थी? बल की विमा ये निकली थी M1 L1 T-2। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो L2, L2 ऊपर गया तो माइनस L2 प्लस L1 माइनस L2 कितना हो गया? माइनस L1। तो क्या हो गया? M1 L-1 T-2। M1 L-1 T-2। चलो 13वां, अभिसारी दर्पण है। अभिसारी दर्पण, अभिसारी मतलब होता है कन्वर्जिंग मिरर, है ना। पिछले कई लेक्चर्स में ये बात मैं बता चुका हूं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आज मैंने फिर प्रैक्टिस के पर्पज से आपको डाल दिया। तो जो कन्वर्जिंग मिरर होता है वो दोस्तों होता है अवतल दर्पण, जिसे अपने कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कॉनकेव मिरर को अभिसारी दर्पण कहते हैं। जबकि कॉन्वेक्स होता है वो होता है अपसारी। अपसारी ये कैसा दर्पण है? तो ये अपसारी दर्पण है, ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्जिंग मिरर है। सॉरी, ये डाइवर्जिंग मिरर है, क्योंकि ये किरणों को फैलाता है और ये किरणों को इकट्ठा करता है। जब लेंस की बात आती है तो ये उल्टे हो जाते हैं। उत्तल लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है ना, अभिसारी होता है। और अवतल लेंस होता है वो डाइवर्जिंग होता है, अपसारी होता है। और दर्पण में ये होता है। तो यहां पर अपना आंसर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ब। चलो, 40 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पूरे यदि 200 न्यूटन बल लगाया जाए, है ना, यानी 40 मीटर क्षेत्रफल पर यदि 200 न्यूटन बल लगाया जाए तो दाब है। अभी मैंने आपको बताया था दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, है ना। बल कितना है? 200 न्यूटन। क्षेत्रफल कितना है? 40। काटो इसको तो कितना आएगा? 4 न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर। अब देखो कहीं पे 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है क्या, ये दे रखा है, तो इस पे अपने ने क्या कर दिया, राइट कर दिया। ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल, बल अपने को दे रखा है, क्षेत्रफल अपने को दे रखा है, सॉल्व किया तो 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 6 सेकंड तक 4 मीटर स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, तब कार द्वारा प्राप्त की गई चाल तथा तय की गई दूरी बताओ। देखो एक फॉर्मूला होता है गति के समीकरण में, एक फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस एटी। v होता है अंतिम वेग और u होता है प्रारंभिक वेग। तो देखो गाड़ी विराम अवस्था से चल रही है, रेस्ट स्टेट से चल रही है, तो प्रारंभिक वेग तो हो गया 0, है ना। तो इससे अपने चाल निकाल सकते हैं v बराबर 80 से। a कितना दे रहा है, a दे रहा है 4 और t कितना दे रहा है 6, तो ये कितना निकल गया 24, है ना। तो चाल कितनी हो गई 24 मीटर पर सेकंड आ गई। तो 24 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो b और c में से दोनों एक आंसर होना चाहिए। अब ये कह रहे थे की गई दूरी बताओ। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक समीकरण होती है s बराबर ut प्लस हाल्फ at स्क्वायर। ये समीकरण आपने सुन रखी है, ठीक है। प्रारंभिक वेग तो है 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, प्लस हाल्फ a कितना दे रखा है, a कितना दे रखा है, a दे रखा है 4 और समय कितना दे रखा है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, देखो हाल्फ इंटू 4 इंटू 6 छंग 36, तो इसको काटा 2 आया, 36 दूनी 72, तो 72 मीटर की क्या आ गई है, दूरी आ गई है। तो 72 देखो यहाँ तो 70 है, ये क्या आ गया 72 आ गया। तो सबसे सही आंसर कौन सा हो गया, स हो गया। देखो गति के 3 समीकरण आपने देख रखे होंगे, v बराबर u प्लस एटी, जब वस्तु रेखीय गति में चलती है तो ये समीकरण आता है। एक लीनियर मोमेंटम होता है, तब लीनियर मोमेंट होता है, तब ये इक्वेशन बनती है। v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाल्फ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये 3 समीकरण होती है। इन्हीं का उपयोग करके ऐसे क्वेश्चन अपने सोल्व करते हैं। तो बात विराम अवस्था की आती है ना, तो प्रारंभिक वेग 0 होता है, तो अपने ने समीकरण कौन सी लगाई, v बराबर u प्लस एटी। यहाँ से अपने ने गाड़ी की चाल देख ली कि भाई किस वेलोसिटी से ये चल रही है, किस स्पीड से ये चल रही है, ठीक है। उसके बाद में दूरी का एक सूत्र होता है s बराबर ut प्लस हाल्फ एटी स्क्वायर। ये तो 0 दे रखा है प्रारंभिक वेग, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। फिर त्वरण की जगह 4 त्वरण दे रखा है, समय 6 दे रखा है, 6 का वर्ग 36 हो गया, सोल्व किया तो कितना आ गया 72 आ गया, और अपने 72 मीटर 24 मीटर पर सेकेंड इसको सोल्व कर लिया। समझ में आई कहानी, अच्छा क्वेश्चन था ना दोस्तों। चलो कार्य का मात्रक है, देखो कार्य का मात्रक दोस्तों जूल भी होता है ना, कार्य का मात्रक अर्ग भी होता है ना। 1 जूल जो होता है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, ठीक है। जूल जो है वो SI यूनिट है, अर्ग जो है वो सीजीएस यूनिट है ना। और कार्य का मात्रक वाट इंटू सेकेंड भी होता है, क्योंकि जो शक्ति होती है ना दोस्तों, शक्ति क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, है ना। इकाई समय में किया गया कार्य ही शक्ति कहलाती है। शक्ति का मात्रक होता है वाट, ठीक है। कार्य का यहां से अपने मात्रक निकाल सकते हैं, और समय का मात्रक होता है सेकंड, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहां से अगर अपने कार्य का मात्रक निकालें तो वो क्या आएगा, वाट इंटू सेकेंड। तो कार्य का यूनिट क्या निकल के आ गई, वाट इंटू सेकेंड। तो देखो कार्य का मात्रक जूल भी है, कार्य का मात्रक वाट इंटू सेकेंड भी, और कार्य का मात्रक अर्ग भी है। तो सबसे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सभी, है ना। सभी किसके मात्रक है, कार्य के मात्रक है। तो कार्य के मात्रक के लिए आंसर अपने क्या मानेंगे, सभी मानेंगे, सभी, ठीक है। चलो प्रकाश वर्ष है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, बिल्कुल गलत। वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है, वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है, गलत। वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है, गलत, है ना। प्रकाश वर्ष एक समय का मात्रक है, और वह दूरी है जब प्रकाश, है ना, 1 वर्ष में तय करता है, इसे ही अपने प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो सबसे सही आंसर इसका क्या है, ब है ना। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है, जबकि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है दोस्तों, पारसेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, पारसेक होता है, पारसेक, ठीक है।
चलो, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होता है? देखो ये भी क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने जाते हैं तो घनत्व बढ़ता है, और 4 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड जाते हैं तो घनत्व क्या होता है? कम होता है। तो घनत्व जो अधिकतम होता है वो किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है ना। और आयतन अगर न्यूनतम देखें तो किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आंसर क्या होगा? द आंसर होगा, है ना। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व बढ़ता है और 4 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व घटता है। चलो, 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? तो 1 किलो कैलोरी, है ना, कितने जूल के बराबर होती है? देखो 1 कैलोरी जो होता है ना दोस्तों, वो 4.186 जूल के बराबर होता है। अब 1 किलो कैलोरी की बात करें तो 1 किलो में 10 की घात 3 होता है, ये कैलोरी हो गई। तो 10 की घात 3 मैं यहाँ पर भी लगा दूंगा। तो ये मैंने हटाया तो 10 की घात 3 नीचे आ गई, और ऊपर भी 10 की घात 3 है, ये कट गया तो कितना आ गया? इतना आ गया। तो 4186 जूल के बराबर होगी, ना कि ये आंसर होगा। 1 कैलोरी 4.186 जूल के बराबर होती है ना। 1 किलो कैलोरी की बात की है तो 1 किलो में 10 की घात 3 होता है, तो 10 की घात 3 इधर लगाई है ना। 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर है? सॉरी दोस्तों, ये मैंने वो बैलेंस करने के चक्कर में गलत कर दिया, ऐसे आंसर नहीं निकालना है। तो 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर होगी? नहीं, सही है ना। तो 10 की घात 3 इधर लगाई है तो 10 की घात 3 उधर भी लग जाएगी, ये बैलेंस हो गया और सही किया है आपने। तो आंसर क्या हो गया? 4186 जूल। ठीक है, चलो। कारखाने की चिमनी से कालिख हटाने में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? देखो दोस्तों, कुछ तरंगों को अपने सुन नहीं पाते हैं, उन तरंगों को अपने अश्रव्य तरंगे बोलते हैं, है ना। और इन तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से क्या होती है? कम होती है। मनुष्य के कान जिन तरंगों को सुन सकता है उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं, है ना। उनकी जो आवृत्ति होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। उनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और 20,000 से ऊपर तरंगों की आवृत्ति जो होती है उन्हें पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं, उन्हें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? ज्यादा होती है। ऐसी तरंगों का उपयोग जो होता है वो कारखानों में चिमनी में जो काली काली चीजें कार्बन जमा हो जाता है उनको हटाने में किया जाता है। तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कारखानों की चिमनी से कालिख हटाने में करते हैं, है ना। किन तरंगों का यूज करते हैं? पराश्रव्य तरंगे, जिन्हें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, है ना। अश्रव्य तरंगों को हम, है ना, इंफ्रासोनिक वेव्स कह देते हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स कह देते हैं। और जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनको तो साउंड वेव्स बोलते हैं, है ना, साउंड वेव्स कह देते हैं। और जो श्रव्य तरंगे हैं उन्हें ऑडिबल वेव्स अपने बोल देंगे, है ना। तो मनुष्य के जो कान होता है ना दोस्तों, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की तरंगों को ही सुन सकता है, ना से इनसे कम सुन पाएगा, ना ही इनसे ज्यादा की तरंगों को सुन पाएगा। लेकिन चमगादड़ हो गए, है ना, चमगादड़ वगैरह जो होते हैं वो पराश्रव्य तरंगों को भी सुन सकते हैं, है ना। हाथी वगैरह होते हैं वो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगों को भी सुन सकते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, भूकंप वगैरह आता है ना तो कुछ जानवर जंगलों से पलायन करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको है ना 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति की तरंगें भी क्या होती है? महसूस होती है। ये बात समझ में आई? तो अपना जो क्वेश्चन था उस हिसाब से आंसर कौन सा है? पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ये आज के लेक्चर के 20 अच्छे क्वेश्चन हैं जो अपने ने सॉल्व किए हैं। कल मैं फिजिक्स के 20 अच्छे क्वेश्चन और आपके लिए लेके आऊंगा, उसको अपने सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि अच्छी एजुकेशन, है ना, कमजोर बच्चों को मिल सके। और अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आपके नॉलेज में 101% इंप्रूवमेंट होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अपने को देखने को मिलते हैं। बने रहें, डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।